नमस्कार बच्चों, मैं सुचित्रा उपाध्याय, सहायक अध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल जुग्गौर, लखनऊ से एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपनी कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग कविकुल गुरु कालिदासः पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यह देख लें कि आज के व्याख्यान में हम किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति, अर्थात पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद गद्यांश संख्या 7 का, 7 खा एवं 8 का वाचन और हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद आपके लिए अभ्यास कार्य। पिछली कक्षा में बच्चों जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार दोहराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से आप लोगों ने जाना कि कालिदास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। कालिदास शिव के भक्त थे और साथ ही राम के प्रति भी उनका विशेष अनुराग था। गद्यांशों के अनुवाद के ही माध्यम से आप लोगों ने महाकवि की रचनाओं के भी विषय में जाना। सबसे पहले रघुवंशम महाकाव्य में महाकवि ने इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं की उदारता का वर्णन किया है। कुमार संभवम महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। उनके जन्म की कथा को कवि ने अपने इस महाकाव्य में रचित किया है। उसके बाद बच्चों महाकवि के 2 खंड काव्य हैं, जिनमें से एक मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम का वर्णन किया है वियोग श्रृंगार के आधार पर। ऋतु संहार में कवि ने भारतवर्ष में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं का अत्यंत ही सजीव वर्णन किया है। नाटकों में महाकवि ने 3 नाटकों की रचना की है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में मालविका और शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन किया है। विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास जी की सर्वप्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है, इसको महाकवि ने 7 अंकों में इसकी रचना की है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस अध्याय के 6 गद्यांशों का अनुवाद हिंदी में पढ़ा है। आज हम 7वें गद्यांश से प्रारंभ करेंगे। 7वां गद्यांश बच्चों 2 खंडों में हमने विभक्त किया है। ये आपका 7वें का अर्थात 7वें गद्यांश का प्रथम खंड है। सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगी, फिर इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और उसके बाद गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतिनामिन्द्र धनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। अब इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। राजते अर्थात अत्यंत सुशोभित हो रही है। सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, यह शब्द बच्चों आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्र धनु। इस शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्र धनुष। आवर्जयुतुम अर्थात प्रभावित करने में, पारयति समर्थ होता है। सहचरीव का अर्थ है साथ रहने वाली के समान। पुनः गद्यांश की ओर।
वस्तुतः वास्तव में कालिदासः कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविरस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य, एकतः अर्थात एक ओर, तस्य उनकी कृतियों में काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते, काव्य के उचित गुणों का समाहार अर्थात समावेश दृश्यते दिखाई देता है। अपरतश्चा, अपरतः, अपरतः का अर्थ है और दूसरी ओर। चा आप सभी बच्चे जानते हैं संस्कृत में और के अर्थ में चा का प्रयोग होता है। तो और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राराजते, वहाँ सुशोभित होती है। पूरे वाक्य का अनुवाद देखेंगे। एक ओर उनकी कृतियों में काव्य के उचित गुणों का समाहार या समावेश दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित हो रही है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की या उन्नति की दृष्टि से, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी सहृदय के चित्तम अर्थात चित्त को या मन को आवर्जयितुम प्रभावित करने में पारयति समर्थ होता है। आपका वाक्य बनेगा कि काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के मन को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति भी अपनी जड़ता को, अपनी निर्जीविता को, विहाय का अर्थ है छोड़कर, सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, सर्वत्र सभी जगह मानव के साथ रहने वाली के समान आचरति, आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम, रघुवंशम महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य, प्रस्थान करते हुए या जाते समय, रघोह राजा रघु के सम्मान में वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प, वृष्टि भी वर्षा को कहते हैं, पुष्प की वर्षा संपादयन्ति, संपादित करते हैं या करते हैं। आपका वाक्य बन रहा है रघुवंशे, रघुवंशम महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा रघु के सम्मान में वन के वृक्ष भी पुष्पों की वर्षा करते हैं। मेघे अर्थात मेघदूतम में विरहोत्कंठितस्य, विरह से उत्कंठित या विरह से व्याकुल, यक्षस्य प्रेम विह्वलता याह, यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि ही परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। बच्चों, प्रथम इस पाठ के प्रथम भाग से ही आप लोगों ने पढ़ा कि महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत ही सजीव वर्णन है। तो इस गद्यांश में महाकवि के प्रकृति वर्णन के ही विषय में बताया जा रहा है। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त कुछ उदाहरणों को इस गद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि रघुवंशम महाकाव्य में जब राजा रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो वन के वृक्षों से जो पुष्प गिरते हैं, कवि उसमें कल्पना कर रहा है कि मानो वह वृक्ष राजा रघु के सम्मान में पुष्पों की वर्षा कर रहे हों। तो बच्चों, अब अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। गद्यांश 7वें का खा। तत्र वाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनम् अस्ति, कविदृष्ट्या मेघः धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। सा रामगिरेः आरभ्यलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै
हर्षोल्लासो वितरति। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अब इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। वाह्यांतः, यह शब्द बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, वाह्य और अंतः, अर्थात बाहरी और आंतरिक। मर्मस्पृक का अर्थ है मर्म स्पर्शी या हृदय को छूने वाला। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, सलिल आप सभी बच्चे जानते होंगे, सलिल कहते हैं जल को और मारुत कहते हैं वायु को। तो अर्थ हो गया धुआं, प्रकाश, पानी और वायु। आरभ्यल काम, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। आरभ्य धन अलकाम, आरंभ करके अलका को, अलकापुरी को कह रहे हैं। सन्निधिम अर्थात समीपता को। पुनः चलते हैं अनुवाद की ओर। अब इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद ध्यान से देखिएगा। तत्र वहाँ, वहाँ का अर्थ है कालिदास की रचनाओं में। वाह्यांतः प्रकृत्योः, बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो ना भूत्वा, कवि की दृष्टि में मेघ अर्थात बादल को धूम, धुआं, प्रकाश, पानी और हवा का सन्निपातो संग्रह ना हो करके एकाः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति, वह एक संवेदनशील मानव के समान ही प्राणी है। मेघदूतम में बच्चों कवि ने मेघ को केवल, जैसा हम लोग साधारण रूप में कहते हैं कि मेघ पानी, बिजली चमकती है, उसके साथ ही हवा और धुएं का एक समूह है, किंतु कवि ने उसको मानव के समान ही एक संवेदनशील प्राणी के रूप में दर्शाया है। सा रामगिरे, वह रामगिरी से आरभ्य अलकाम, आरंभ करके अलकापुरी तक, यावत यस्य कस्यापि, जिस किसी की भी सन्निधिम लभते, समीपता प्राप्त करता है, तस्मै उसको हर्षोल्लासो वितरति, हर्ष और उल्लास का वितरण करता है या हर्ष और उल्लास ही फैलाता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाते समय, आश्रम पादपाः, आश्रम के पौधे, स्वभगिन्यैः, अपनी भगिनी कहते हैं बहन, बहन को, अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण अर्थात आभूषण समर्पित करते हैं या प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः, यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हरिण धन अर्भक, हरिण अर्थात हिरन, अर्भक कहते हैं छोटे बच्चे को, हिरन का बच्चा। तस्याह, उसकी अर्थात शकुंतला के, मार्ग अवरोधम कृत्वा, मार्ग को अवरोध अर्थात रोक करके, स्वकीयम, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति, और नदियां भी प्रेयसी के समान, इव के समान, आचरन्ति आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेला याम, सूर्य अरुणोदय वेला में, अरुणोदय जब सूर्य का उदय होता है या सूर्योदय के समय, स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा, नलिन्याः, कमलिनी, कमलिनी का पुष्प जो सरोवरों में खिलता है, कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार कहते हैं ओस को, ओस के बूंद रूपी अश्रूणी, आंसुओं को, स्वकरैः, स्वः अर्थात अपने, करैः मतलब हाथों से, अपने हाथों से, परिमृजति अर्थात पोंछता है।
इस गद्यांश में बच्चों महाकवि कालिदास के रचनाओं में किए गए सजीव प्रकृति के सजीव वर्णन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि पहला उदाहरण आपने देखा कि मेघ को कवि ने एक संवेदनशील प्राणी के रूप में चित्रित किया है अपनी रचना मेघदूतम में। उसी प्रकार शाकुंतलम नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला जब पति के घर जाने लगती है, उसकी विदाई के समय का दृश्य कवि ने चित्रित किया है। कहते हैं कि जो उसने पुष्पों के आभूषण पहने हैं, उसमें कवि कल्पना करता है कि ऐसा लगता है मानो आश्रम के वृक्षों ने अपनी बहन को आभूषण प्रदान किए हों। एक अत्यंत सजीव वर्णन कवि ने किया है, जो कल्पना की है कवि ने। आप सभी जानते होंगे शरद ऋतु में जब ओस की बूंदें पड़ती हैं और जो कि सूर्योदय जैसे ही सूर्योदय होता है, वह ओस की बूंदें धीरे धीरे करके छंटने लगती हैं। तो कवि ने यहाँ कल्पना किया है कि कमलिनी के पुष्प पर जो ओस की बूंदें पड़ी हैं, वह सूर्योदय होते ही हट जाती हैं, जिसमें कवि यह कल्पना कर रहा है कि मानो सूर्य अपने हाथों से, सूर्य के हाथ क्या हैं? उसकी किरणें, अपने किरण रूपी हाथों से उसके आंसुओं को पोंछता है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण आपको महाकवि की रचनाओं में मिलेंगे। इन्हीं आधार पर कहा जाता है कि महाकवि की रचनाओं में प्रकृति का वर्णन देखने योग्य है। अगले गद्यांश की ओर चलते हैं बच्चों। यह आपका 8वां गद्यांश, जिसका प्रथम खंड है ये। इस गद्यांश में महाकवि कालिदास के रचनाओं में प्रयुक्त काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में बताया गया है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति, तस्य पुष्ट्यर्थं करुणोदयो अन्ये रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यं, तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलंकार योजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यासादीनां लङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। चरित्रचित्रणं सर्वथानवद्यं, संवादशैली संप्रेषणीयास्ति। आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ पहले देख लें। अंगीरसा अर्थात प्रधान रस या मुख्य रस। अंगभूता जो उसके अंग हैं या सहायक हैं, सहायक के रूप में अथवा गौड़ रूप में। वाग्वश्येव, वाक वश्याधन इव, वाक अर्थात वाणी के वश में होने के समान। अनुवर्तते, अनुवर्तते का अर्थ है बच्चों अनुसरण करती है। आख्याति बताती है। तेनातीव, तेन धन अतीव, उसने अधिकता से। वस्तु विन्यासः कथा वस्तु का संगठन। संप्रेषणीया, संप्रेषण गुण से या प्रेषण गुण से युक्त। पुनः चलते हैं गद्यांश की ओर। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणोदयो अन्ये रसाः, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक के रूप में हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप ही। क्वचित प्रसादः, कहीं प्रसाद। क्वचित च माधुर्यम, और कहीं माधुर्य गुण। तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः, उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि आप सभी बच्चों ने प्रथम कक्षा से ही पढ़ा कि कालिदास श्रृंगार रस का प्रमुखता से प्रयोग है उनकी रचनाओं में। उसी बात को यहाँ गद्यांशों में बताया जा रहा है कि कालिदास की रचनाओं में प्रमुख रस श्रृंगार है, किंतु
करुण आदि अन्य रस भी सहायक के रूप में प्रयोग हुए हैं। और रसों के अनुरूप ही जिस प्रकार से उन्होंने रस का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से उसके अनुरूप ही कहीं माधुर्य गुण और कहीं प्रसाद गुण उनकी रचनाओं में उनकी सहायता करता है। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में होने के समान सर्वत्रानुवर्तते, सभी जगह उनका अनुसरण करती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कालिदास जी ने वैदर्भी रीति को इतनी सहजता से प्रयोग किया है कि ऐसा लगता है मानो वह उनकी वाणी के वश में हो और उनका अनुसरण कर रही हो। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयः। अलंकारों की योजना में या अलंकारों के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्येति युक्तिः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः। यह कथन उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य, उपमा की योजना में या उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास की विशिष्टता को बताती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थात अर्थांतरन्यास आदि अलंकार के प्रयोग में तेनातीव सहजतया कृतः। अर्थांतरन्यास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अधिकता से और सहजता से किया है। कालिदासस्य नाट्य कृतिषु, कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले, विशेष रूप से शाकुंतलम में वस्तु विन्यासः अनुपमः, कथा वस्तु अनुपम है। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सभी प्रकार से अनवद्य अर्थात निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति, और संवाद शैली संप्रेषण गुण से या प्रेषण गुण से युक्त है। कहने का अर्थ यह है कि कालिदास की नाट्य रचना शाकुंतलम की कथा वस्तु बहुत अच्छी है, अनुपम है, जिसको कहा गया है अनुपम है। और जिन पात्रों का वर्णन उन्होंने अपनी नाटक में किया है उनका चरित्र सभी प्रकार से निर्दोष है। शैली प्रेषण गुण से युक्त है। प्रेषण गुण का अर्थ है बच्चों कि जो हम कहना चाहते हैं वह भाव बहुत ही आसानी से सहजता से दूसरों तक पहुंच जाता हो, तो वह उसे हम अपने साहित्य में प्रेषण गुण कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में गद्यांशों के अनुवाद के माध्यम से आप लोगों ने महाकवि कालिदास के रचनाओं में प्रयोग, प्रकृति के वर्णन को देखा। उसके कुछ उदाहरणों को आपके गद्यांशों में दिया गया है जिनको आज आपने पढ़ा, और कालिदास की रचनाओं में प्रयोग काव्य सौंदर्य के तत्वों को भी देखा। आपके लिए बच्चों आज के लिए अभ्यास कार्य है दो गद्यांश, 7वें का और 8वें का। इन दोनों गद्यांशों को आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे और गद्यांशों में आए हुए समस्त कठिन शब्दों के अर्थों को भी याद करेंगे।